क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नेम है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस, डायमेंशंस एंड डीमोनेटाइजेशन को एक ही सिंगल लेक्चर में बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल क्लियर करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पर हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसे हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस नंबर 1, एनेबल टू फॉर्म to identify opportunities and getting first mover advantage। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। हेडिंग मीन्स ये यहाँ पर पढ़िए, एग्जाम्पल मैंने बढ़िया बनाया, डायग्राम अच्छा बना हुआ है, डायग्राम यहाँ पर बढ़िया बना हुआ है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल्स देखिए, यहाँ पे मारुति सुजुकी was the first company who identified the requirement of affordable car in India and got a huge market share in automobiles market। आप कभी गौर करो, जब भी कभी आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो मार्केट में सबसे ज्यादा जो आपको कार्स वगैरह दिखेंगी रोड्स वगैरह पे, वो सुजुकी की ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है पढ़िए, यहाँ पे ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है ना। एक जमाने में ऐसा होता था कि जिस घर में कार होती थी, अरे बड़ा वो होता था कि अरे फला आदमी के पास कार है, ठीक है ना। तो इंडिया में जो स्टार्टअप हुआ था, कह सकते हैं वो मारुति सुजुकी से ही हुआ था। तो फर्स्ट मूवर का मतलब ये कि यहाँ पे अब जिसको जितना एडवांटेज मिलता है, वो भाई कोई मार्केट में नया बंदा आया है, अब उसको जो एडवांटेज मिलेगा बाद वाले को उसके कंपैरिजन में उतना नहीं हो पाता। बाकी लक है, किस्मत है तो और बात है। तो हेडिंग यहाँ पर ये बोलती है, जैसे हम व्हाट्सएप की बात करें, मार्केट में अगर हम चैट की बात करें तो व्हाट्सएप आया, अब उसके बाद हाइक और टेलीग्राम और पता नहीं क्या क्या, लेकिन एक फोन में जो जगह बनाकर रखी है वो व्हाट्सएप ने रखी हुई है, ठीक है ना। कि हर एक मोबाइल फोन में, एक हैंडसेट में आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। हाँ, हाइक हो, टेलीग्राम हो ना हो, चैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये चीजें हैं। तो क्या था यहाँ पे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस था। मारुति सुजुकी के बारे में हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है मारुति सुजुकी वाज द फर्स्ट कंपनी, ठीक है ना। मैंने पहले बताया आपको, हु आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अफोर्डेबल कार्स। तो मारुति सुजुकी क्या है, अफोर्डेबल कार थी, ज्यादा प्राइस भी वो नहीं थे। वो और बात है कि जो आज का टेक्नोलॉजी है वो उसमें नहीं, भाई काफी टाइम पहले की बात यहाँ बताई जा रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो वो समझता था कि कस्टमर क्या डिमांड कर सकता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस नंबर 2 की बात यहां पर करते हैं। आप देखिए, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा। देखिए बिजनेस है कि बहुत सारे थ्रेट, बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स तो हमें स्कैन करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, ठीक है ना। आज बिजनेस है, बढ़िया चल रहा है, कल को कुछ ऐसा हो जाए कि बिजनेस हमारा बिल्कुल डाउन हो जाए। और अक्सर हम देखते भी हैं मार्केट में, अरे यार फला दुकान बड़ी जबरदस्त चल रही थी मार्केट के अंदर, आज मालूम चला कि डिसॉल्व हो चुकी है, शटर डाउन हो गया उसका। तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये चीज स्कैनिंग करनी पड़ती है कि आने वाले थ्रेट एंड आने वाले खतरे से हमें कैसे बचा जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, मैंने एग्जाम्पल है बढ़िया, मारुति कंपनी रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट मोर फॉरेन कंपनीज, एक उसने एक इंफॉर्मेशन हासिल की कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आर एंटरिंग इंडियन मार्केट, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में आने वाली है। आप भाई सोचो, एक मार्केट के अंदर एक कंपनी है तो लोग कहाँ जाएंगे, उसी सिंगल कंपनी के पास। लेकिन अगर 10 कंपनी आ गई तो कस्टमर डिवाइड हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब गणित क्या लगाई, दे हेंस इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम। भाई सोचो, कोई पार्ले जी का बिस्किट नहीं है कि आप गए और तुरंत देकर चले आए। जब कोई कस्टमर कार को बाय करने जाता है, खरीदने जाता है, तो वेटिंग टाइम होता है। ये नहीं बस आज गए और तुरंत लेकर चले आए, महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने का वेटिंग टाइम होता है।
तो मारुति सुजुकी ने एक ट्रिक क्या लगाई, क्या लिखा है साफ साफ, इंक्रीज देयर प्रोडक्शन को ही अपनी इंक्रीज कर दिया है, ताकि कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है ना वो कम से कम हो जाए। साफ साफ लिखा, ये देखिए, रिड्यूस द वेटिंग टाइम, कि तुरंत कस्टमर आए, हाथों हाथ गाड़ी। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं आप। इंपॉर्टेंस ऑफ ईवी कार्स। ईवी कार्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो बैटरी वगैरह से चलती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। पहले पढ़ लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब जो भी रिसोर्सेज हैं ईवी कार्स को बनाने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज को क्या करना है, हमें असेंबल करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी, भाई इलेक्ट्रॉनिक कार अगर चलेगी तो बैटरी से ही चलती है। आजकल स्कूटी भी आती है मार्केट में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज देख लीजिए ज्यादातर लोग जो भाग रहे हैं, वो कह सकते हैं कि लोग बैटरी वाले की तरफ भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ भाग रहे हैं। स्कूटी भी आज देखिए कितनी पॉपुलर हो गई है मार्केट में, क्योंकि पेट्रोल वगैरह की कॉस्टिंग उसमें आती नहीं है। हाँ, 2-3 साल चला लो, गाड़ी का जो आपने पैसा पे किया है वो फ्री हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि कार्स भी ईवी ही चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। पढ़िए, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ईवी कार्स, मोर कंपनीज आर कलेक्टिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चरिंग ईवी कार। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी क्या कर रही है आज, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रही है जो ईवी कार्स को प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। मार्केट है, आज कुछ चल रहा है, कल को पब्लिक की डिमांड या फिर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो सकता है ना, और चेंज हो ही रहा है, आप देखो। तो एक इम्पोर्टेंस यहाँ पे एक ये भी है, एडॉप्टेशन टू रैपिड चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई बिजनेस है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं, ठीक है ना। और चेंजेस भी ऐसे आते हैं, बड़ी तेजी से आते हैं। साफ साफ लिखा, रैपिड चेंजेस, बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। पढ़िए, helps to adjust and adopt with rapid changes. For example, these days consumers are getting more influence टू वेस्टर्न कल्चर। आज कस्टमर किस तरफ भाग रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहा है। वेस्टर्न कपड़े, वेस्ट और खाने भी उनके एकदम अलग, ठीक है ना। उनको मतलब ज्यादातर लोग बाहर के कल्चर को अपना रहे, वो और बातें वो रह रहे हैं इंडिया में, भारत देश, ठीक है। एंड हेल्प्स बिजनेस नीड टू अडॉप्ट दीज। भाई तो अगर हमें अपने बिजनेस को बनाए रखना है, ठीक है ना, स्टेबल रखना है, तो इन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। साफ साफ यहाँ लिखा है, अडॉप्टेशन टू रैपिड चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आप देख लीजिए, 5 असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बहुत सारी उसमें चीजें हमें करनी पड़ती है। हाँ, मतलब क्या क्या हमें पॉलिसी को अपनानी पड़ेगी। ऑन स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट वी सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। बहुत सारी टूरिज्म इंडस्ट्री है जो आ रही है, जिसे हमें अपनाना पड़ेगा। एंड बिजनेस कैन प्लान टू ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल, टूरिज्म इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हमें उन चेंजेस, मतलब कहते हैं ना कि अगर जमाने में चलना है तो जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, तभी आप टिक पाओगे। अदरवाइज तो पिछाड़ने के लिए तो आपको लोग पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डायमेंशंस की। तो बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायमेंशंस, तो इसे हम, तो 5 डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पे होते हैं, जिसे हम एस एल ई पी एन टी स्लेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। याद करने की बात कर रहे हैं। तो एस फॉर सोशल डायमेंशन, L for legal dimensions, E for economic dimensions, P for political dimensions and T for technological dimensions, ठीक है। ये यहाँ पे सारे डायमेंशंस 1 by 1 लिखे हैं, देखिए, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल। अब इन डायमेंशंस को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के साथ लर्न करते हैं। चलिए, फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, देखिए डायमेंशंस की बात होती है। डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स,
Economic environment refers to all forces and factors which directly and indirectly influence a form, जो forms को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, दीज इंक्लूड इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी इसके दिए हुए हैं। द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट आर क्रेडिट विल हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट बोरोइंग इन कॉस्ट ऑफ द कंपनी। सिंपल है यहाँ पे, तो जो डेफिनेशंस थी और जो उसके फैक्टर्स थे वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए। अब इस कॉन्सेप्ट को और इलैबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल मेथड यहाँ पर लिख दिए। सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज एंड डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। में डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट की, है कि नहीं, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे जीडीपी पर। हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कॉन्स्ट्रेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज बेनिफिशियल एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। Demonetization of rupees 500 and 1000 note recently hit the Indian economy environment। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर जो एस्पेक्ट है जो हमें समझने पड़ते हैं। एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, अब यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अब सोशल एनवायरनमेंट की बात क्या होती है, जहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनकी थिंकिंग में, उनके टेस्ट में, उनके प्रेफरेंस में, है ना, ये चीजें हैं। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। चेंज इन लाइफस्टाइल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई आज देख लीजिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, हर घर में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कह सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल फेस्टिवल, भाई ईद है, दिवाली है, होली है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, बर्थ, डेथ रेट, ये चीजें यहाँ पे सिंपल था बिल्कुल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात होगी। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम। Political environment establish peace and government attitude towards business, political stability, promote confidence in business community, stability and decline in law and order, introduce uncertainty into business operations। भाई बहुत सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, तो बहुत सारे उसमें स्कीम्स वगैरह होती हैं जो इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करती है। सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर, अब उसके कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं। वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज लाइक स्वच्छ भारत स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, मैंने समझाया अभी आपको। पॉलिसीज सच एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। बाय इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज भी होती है ना जो गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्मुलेट की जाती है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री, भाई पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है जो स्टेबल रखती है गवर्नमेंट अपने भारत देश के अंदर। लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बना भी हुआ है, ठीक है ना, जिसमें एक्ट है जो भी लगते हैं उसमें। हाँ, रूल्स एंड सब कौन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट ही तो लगाता है। द लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द वाइड रेंज ऑफ लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव directives, judicial ruling and judgment made multiple commissions and agencies of all the levels of government, national, state or local, नेशनल हो या फिर लोकल हो, वो अपने एक्ट लगाते हैं। सम एस्पेक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट आर, अब कुछ एस्पेक्ट हैं लीगल एनवायरनमेंट के, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, various laws and act, employee welfare, companies act, minimum wages, factories act, ठीक है ना, wages act, factories लगते हैं ना, factories वगैरह पे। judgment of courts and judicial bodies, administrative orders from government, भाई कुछ orders ऐसे होते हैं जो government को भी देने होते हैं।
ये हमारा लास्ट है, सम एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर। ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी, भाई पहले हम लैंडलाइन भी देखिए यहाँ पे तो डायग्राम देख के ही क्लियर हो जाएगा। पहले हम लैंडलाइन यूज करते थे, अब छोटा सा मोबाइल यूज करते हैं। ये देख रहे हैं सब न्यू टेक्नोलॉजी है कि नहीं यहाँ पर। हाँ, पहले लोग हाथ से कपड़े धुलते थे, आज वॉशिंग मशीन आ गई, वो भी स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ गई है। हाँ, तो खुद भी करती है। ये चीजें हैं यहाँ पर। तो लैंडलाइन बिकम्स ऑब्सोल्यूट एंड पीपल शिफ्टिंग टू स्मार्टफोन। लैंडलाइन से कहाँ शिफ्ट हो गया, स्मार्टफोन की तरफ। न्यू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड गैजेट्स लॉन्चिंग एवरी फ्यू मंथ इन द मार्केट। भाई नए नए आविष्कार तो हो ही रहे ना, हर घंटे हर महीने। ये बढ़िया टॉपिक है यहाँ पर। डीमोनेटाइजेशन। लोगों को ये बोलो कि डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, ये क्या होता है भाई, आप बोल दो नोटबंदी तुरंत समझ जाएंगे। जहां कॉमन चीजें हर एक को पता है कि एक रात ऐसी थी जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने ये कह दिया कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज के बाद नहीं चलेंगे। अब कुछ रीजंस हैं, वो क्या है समझाते हैं अभी आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट नवंबर 2016। हाँ, 8 नवंबर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अनाउंस ऑन नवंबर 8 2016 with profound implications of Indian economy. The two largest legal tender मतलब दो बड़े बड़े नोट कह सकते हैं 500 और 1000 वाले वर डीमोनेटाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, सीजिंग टू बी लीगल टेंडर। मतलब अब वो लीगल टेंडर नहीं रह गए, एक सिर्फ कागज के टुकड़े ही रह जाएंगे। आप कुछ खरीदने चाहो तो नोट से आप खरीद नहीं सकते। अब इनका गोल क्या था, पर्पस क्या था, क्यों ऐसा किया गया। देखिए फर्स्ट यहाँ क्या लिखा है, करप्शन से बचने के लिए। हाँ, काउंटर फीटिंग यहाँ पे है, टैक्स। अब लोग यहाँ पे हैं, इकट्ठा कर लिया कुछ पैसे, भाई घर में क्या है कुछ गवर्नमेंट थोड़ी पता कर पाएगी। हाँ, ये चीजें हैं। बैंक में है, आप इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की नजर में है। घर में पैसे इकट्ठे कर लिए तो टैक्स बचा रहे हैं, टैक्स पे करना है तो पे ही नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब रीजन की वजह से ये करना पड़ा था गवर्नमेंट को। द एम ऑफ डीमोनेटाइजेशन was to curb corruption, counterfeiting the use of high denomination notes, illegal activities, and especially the accumulations of black money। लोग ब्लैक मनी के तौर पे इकट्ठा करके रखते थे, generated by income and has not declared to the tax authority। और ये बताते भी नहीं थे। हाँ? भाई इकट्ठा करके छुपा के रखे हो तो टैक्स अथॉरिटी को क्या ही पता चलेगा कि इसके पास कितना पैसा है। बैंक में रखो तो समझ में आए भी। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके सिंपल से कुछ फीचर्स हैं, ठीक है ना। व्यूड एज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर शिफ्ट इंडिकेटिंग टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या है कि भाई जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स को भरते ही नहीं है। हाँ? फॉर एग्जाम्पल 50 लाख की आपकी इनकम है, पर ईयर के बेस पे दिखाते कितना है, 30 लाख 20 लाख। भाई हम तो 50 लाख कमाते ही नहीं तो टैक्स क्यों दें, ये झूठ बोलते हैं। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, क्रिएट अ लेस कैश इकोनॉमी एंड इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लियंस। तो ये सारे यहाँ पे फीचर्स हैं जो बिल्कुल सिंपल है, श्योर शॉर्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पर बैंक की बात आ रही है तो सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक है कि भाई आप सोचो, लोग बैंक में अगर पैसा अपना डिपॉजिट करें तो ये देखिए जो लोग करते नहीं है तभी तो ये करवाना पड़ा। हाँ, डीमोनेटाइजेशन की बात करें, लोग पैसा डिपॉजिट करें, उस पर क्या मिलेगा, 6% की रेट से इंटरेस्ट। अब वो पैसा बैंक दूसरों को लेंडिंग देती है, उधार देती है, उस पर लेती है फॉर एग्जाम्पल 12%। उस 12 से 6% वो अपने कस्टमर को यहाँ पे करती है। ठीक है ना, ये चीजें। तो अगर यही काम हो जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो ये तो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताया कि बैंक में जब आप पैसे आप डिपॉजिट करते हो तो उसका सर्कल क्या होता है, हाँ, साइकिल चलता कैसे है वो, हाँ, या फिर होता क्या है उसके अंदर। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था, उतना कुछ खास
कॉन्सेप्ट था भी नहीं, बच्चा भी रीड कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है ना। तो इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फॉरगेट मोर नोट्स क्लास अकाउंटेंसी एंड बिजनेस एंड मैक्रो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को वॉच करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।